गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का सीएल कैरियर एकेडमी में। चलिए हम आज पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा, इसको पढ़िए और लिख लीजिए और साथ ही साथ उसको बराबर दोहराते भी रहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया? गज उत्सव, गज किसे बोलते हैं? हाथी, तो हाथी उत्सव भी कहते हैं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में किया इन्होंने? तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो होगा किस राष्ट्रीय उद्यान में है ना? राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में गज उत्सव का इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। इन विच नेशनल पार्क डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द गज उत्सव ऑन अप्रैल 7, 2023, है ना? तो इसका जो सही जवाब होगा यह हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बी। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है, ये याद रखिएगा, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये मानस नेशनल पार्क भी असम में ही है, असम में ही है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में है। ये चारों राष्ट्रीय उद्यानों के भी नाम कहां कहां कौन सा है ये भी याद रखिएगा। मानस नदी किनारे, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत की सबसे ज्यादा अवसादी नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये जो शुरू किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गज उत्सव अर्थात हाथी उत्सव, हाथियों की संख्या बढ़ाने, हाथी उत्सव। अधिकतर हाथी जो है ट्रेन बिना फाटक वाले जो सड़कें हैं वहां पर हाथी जो को ट्रेन के साथ एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा इनकी मृत्यु हो रही है, इस पर भी एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। तो काजीरंगा में पहली बार गज उत्सव का उद्घाटन किया। 2 दिनों का यह उत्सव था, 7 और 8 तारीख। भारत में हाथी संरक्षण के प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। 30 वर्ष पूरा। भारत में हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था। तो 1992 में प्रोजेक्ट हाथी, है ना, और उसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट का गज तमे, है ना। तो प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू किया गया था। 92 में शुरू हुआ, 91 में। और कहां से शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था सिंहभूमि जिले से। सिंहभूमि जिले है झारखंड के, सिंहभूमि जिले से गज तमे नाम से 1992 में गज तमे नाम से, गज तमे नाम से झारखंड के सिंहभूमि जिला, सिंहभूमि ध्यान रखिएगा। वीरभूमि जिला जो है वो है पश्चिम बंगाल में, जबकि सिंहभूमि है झारखंड में। वहां से प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया। और एक और बात ध्यान रखिएगा, हाथी को 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल किया गया इसे, है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको संरक्षित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और के तहत 2010 में हाथी को 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया है। विरासत पशु आप देखेंगे 2000 के नोट पर भी तो रखा गया है। 2010 में इसे विरासत पशु घोषित किया गया है। तो हाथियों से जुड़े हुए बातें ध्यान रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये टाइगरों के लिए भी है और हाथियों के लिए भी। हाथियों के संरक्षण, उनके कल्याण के लिए, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए, भारत में बंदी हाथियों के कल्याण को रोकने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए भी ये सारी बातें इसके लिए की जा रही हैं। याद रखिएगा आप लोग। यह परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। ये जो योजना है गज उत्सव 16 राज्यों, 16 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना कार्यान्वित किए जा रही है। खास करके हाथियों का जो एक्सीडेंट होता है उनको ज्यादा इस पे फोकस किया गया है। असम में रेल की पटरियों की सर्वाधिक संख्या में 62 हाथियों की मौत हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 57 और उड़ीसा में 27 हाथियों की मौत हुई है रेल की पटरियों पर।
हाथी गणना जो हुआ था 2017 में, भारत में एशियाई हाथियों की कुल संख्या 27,312 है। एशियाई हाथियों की संख्या 27,312 हाथी हैं। इतने हाथी हैं भारत में। तो ये ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। ये टाइगर रिजर्व भी है, गेंडा भी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा भी बहुत ज्यादा पाए, एक सिंग वाला गेंडा काजीरंगा में ही पाए जाते हैं। विकास और शांति के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस नहीं, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। और वो भी किसके लिए? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 6 अप्रैल को। यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाएगा आपके परीक्षाओं में। आजकल इस तरीके के ही करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। और चूंकि ये बहुत लेटेस्ट है, 1 महीने 2 महीने बाद जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये पूछा जाएगा। विकास और शांति के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन। विकास और शांति के लिए खेल दिवस का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 की थीम क्या है? स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। इसकी थीम याद रखेंगे, स्कोरिंग फॉर द पीपल ऑफ प्लेनेट, ये इसकी थीम है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसकी थीम स्कोरिंग, थीम जरूर याद रखा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस थीम, जिसको हम विषय भी कहते हैं, थीम क्या है? स्कोरिंग, स्कोरिंग फॉर द पीपल, फॉर पीपल, पीपल मतलब लोग, एंड द प्लेनेट, एंड द प्लेनेट, प्लेनेट, है ना? ये इसकी थीम है। थीम परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? पूरी दुनिया भर में। तो 2015 में खेल को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया था, क्योंकि इसे सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए माना जाता है ना? तो 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल दिवस मनाया जाएगा। 6 अप्रैल को चुना गया था क्योंकि 1896 में एथेंस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक हुआ था। 2014 से दिन पूरे ग्रह पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2014 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2014 से प्रतिवर्ष। 2013 में पास हुआ था, 2014 से मनाया जा रहा है। ये 10वां है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। क्यों मनाया जाता है 6 अप्रैल को? 6 अप्रैल को 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ। 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ। 6 अप्रैल 1896 को पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ था। ओलंपिक हुआ था। और कहां हुआ था ये ओलंपिक? जो कहां हुआ था? एथेंस, एथेंस में, है ना? याद रखिएगा। चलिए 6 अप्रैल का, तो ये बातें आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है करंट अफेयर्स का नेक्स्ट, अगला प्रश्न। चलिए
स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस भारत का एक निजी स्पेस कंपनी है। भारत का एक निजी स्पेस कंपनी है। क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस, है ना, जिसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। और इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है धवन सेकेंड। इसका सही जवाब हो जाएगा धवन सेकेंड इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तरल रूप करके भरा जाता है और बर्फ से भी ठंडा, बर्फ से भी ठंडा ठंडा, है ना। क्रायो का मतलब होता है बर्फ से भी ठंडा, और जेनिक का मतलब होता है उत्पन्न करना, जनरेट करना, बर्फ से भी ठंडा जनरेट करना। तो क्रायोजेनिक इंजन जो होता है इसमें हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं, इतना। और ऑक्सीजन को कितना? लगभग 192-93 डिग्री सेल्सियस माइनस में करते हैं। और इतना करने के बाद तब ये भरा जाता है। बहुत रिस्की होता है। क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। तो क्रायोजेनिक इंजनों में कौन से भरे जाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतने में लिक्विड बन जाता है ना, कंप्रेस्ड करके, और उसको नाम दिया गया धवन। और किसने किया? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि निजी कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसने क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है ना। क्रायो का मतलब होता है बर्फ से भी ठंडा, और जेनिक का मतलब उत्पन्न करना, बर्फ से भी ठंडा उत्पन्न करना। तो ये इंजन इतना ठंडा बनाया जाता है ना। और खास करके क्रायोजेनिक इंजन जो है GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करने के काम आता है। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे, धवन सेकेंड। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न ऐसे जरूर पूछा जाएगा परीक्षा में। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा किम कॉटन। सही जवाब है किम कॉटन। किम कॉटन जो है ये T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है। आप देख रहे हैं क्लेयर पोलोसक। क्लेयर पोलोसक जो है ये टेस्ट प्लस ODI में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है। अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है। पहली महिला है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए बिंदा राठी और गायत्री, ये रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाली, रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाली महिला, अंपायरिंग करने वाली महिला है। तो क्लेयर पोलोसक का जरूर ध्यान रखिएगा। क्लेयर पोलोसक टेस्ट वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है, जबकि किम कॉटन T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। 5 अप्रैल 2023 को डुनेडिन में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच के दौरान न्यूजीलैंड की किम कॉटन ने इसका अंपायरिंग किया। यह न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड की हैं। और किस मैच में किया इन्होंने? श्रीलंका, ये भी याद रखिएगा, श्रीलंका प्लस न्यूजीलैंड की मैच में, न्यूजीलैंड मैच के दौरान, मैच में इन्होंने अंपायरिंग किया। ये बात याद रख लीजिएगा, है ना। किम कॉटन क्लेयर पोलोसक टेस्ट और वनडे की हैं, ये भी याद रखना है। परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्लेयर पोलोसक ने क्या किया था? अंपायरिंग किया था। वनडे में पहली बार अप्रैल 19 में ओमान और नामीबिया के मैच में जो है अंपायरिंग किया था क्लेयर पोलोसक ने। एक दिवसीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली अंपायर भी बनी थी। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में पहली अंपायर कौन है? बृंदा राठी, एन जननी, बी गायत्री ने, है ना। बृंदा राठी, एन जननी और बी गायत्री ने क्या किया था टूर्नामेंट में? बृंदा राठी, बी गायत्री और एक और है जननी।
एन जननी, एन जननी, ये 3 महिलाएं हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में पहली बार अंपायरिंग किया था। ये सब बातें ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विद्युत योजना किन वर्षों के लिए जारी किया गया है? राष्ट्रीय विद्युत योजना है ना, ये राष्ट्रीय लेवल का है और भारत सरकार ने ये योजना लॉन्च किया है। इन विच ईयर्स द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान हैज बीन इश्यूड, कब इश्यू किया गया है ये आपको बताना है। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी राष्ट्रीय विद्युत योजना जो है 2022 से 27 अवधि के लिए किया गया है। मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर यह केंद्रित है ना। तो 2022 से 27, उसका सही जवाब होगा सी, मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइडल पावर, जल ऊर्जा, है ना, ये सब ऊर्जा होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। तो 2022 से 27 5 वर्षों के लिए यह जो है योजना तैयार किया गया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2031-32 तक 17 गीगावाट से लेकर लगभग 28 गीगावाट की अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की आवश्यकता को हटाकर वर्तमान में निर्माणाधीन 25 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता को निवेशित करना है। यह बात याद रखिएगा, बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो मुख्यतः नवीन ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा पर यह केंद्रित है। इसके बाद जो होगा 22 से 27 से 32 तक का अगला प्लान होगा। अगला जो प्लान होगा ना, अगला प्लान जो होगा 2027 से 32 तक का होगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के टारगेट को पूरा करने के लिए जो सौर, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन सबों से इसी पर केंद्रित के लिए इसके लिए योजना बनाया गया 2022 से 27, जिसे राष्ट्रीय विद्युत योजना कहा जा रहा है। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न परीक्षा में 100% गारंटी है कि ये पुस्तक जरूर पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में अवश्य आएगा कि ये पुस्तक के लेखक कौन है। कौन? गांधी सियासत और संप्रदाय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पीयूष बबेले। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पीयूष बबेले इसका सही जवाब है। इन्होंने पुस्तक लिखा है गांधी सियासत और संप्रदाय, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम याद रख लीजिएगा। ज्ञान चतुर्वेदी जो है आप याद रखेंगे, ये कौन है? शिवाशंकरी, अभी चर्चा में थी। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? 32वां सरस्वती सम्मान, 32वां सरस्वती सम्मान, है ना, मिला है। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। सूर्यवंशम इनका एक मेमोयर है, संस्मरण है, उसके लिए मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी को क्या मिला है? व्यास सम्मान, ये हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। और इनका जो व्यास सम्मान किस चीज के लिए, उपन्यास किसके लिए दिया गया है? पागलखाना, ये उपन्यास है इनका, उपन्यास। तो इस उपन्यास के लिए दिया गया, पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 4 लाख की राशि, सरस्वती सम्मान 15 लाख की राशि और सरस्वती देवी की प्रतिमा। तो ध्यान रखिएगा, शिवाशंकरी ये तमिल लेखिका है, जबकि ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी और व्यास सम्मान हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। दोनों पुरस्कार 91 में शुरू हुआ था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोनों ही पुरस्कार दिया जाता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने कॉमनवेल्थ चैंपियन संजीता चानू पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये पूछा अवश्य जाएगा, है ना। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने संजीता चानू पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ में इन्होंने मेडल जीता है और इन पर प्रतिबंध लगाया गया है 4 वर्षों का। सी सही जवाब होगा, 4 वर्ष का प्रतिबंध नाडा ने लगा दिया। इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था, जिसके कारण इनको प्रतिबंधित किया गया है। 29 वर्षीय एनाबॉलिक स्टेरॉयड ड्रोस्टालोन मेटाबॉलिक इन्होंने एक लिया था। 2 बार डोपिंग के लिए नेशनल डोपिंग एजेंसी द्वारा 4 साल के लिए बैन कर दिया गया।
संजीता चानू भारतीय वेट लिफ्टर हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार इन्होंने मेडल जीता है ना। इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉयड, इन्होंने जो दवा लिया है जो पॉजिटिव पाई गई हैं, संजीता चानू एनाबॉलिक स्टेरॉयड, एनाबॉलिक स्टेरॉयड जिसका उस दवा का नाम है ड्रोस्टानोलोन मेटाबोलाइट के लिए सकारात्मक, मतलब इन्होंने टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई, जो विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा की प्रतिबंधित सूची में शामिल है। वाडा, ये नाडा भारत के लिए है, वाडा दुनिया के लिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको वाडा कहा जाता है। तो नाडा ने इस पर, इसको क्या पाया, ये पॉजिटिव पाई गई, इसके लिए ये जो दवा लिया इन्होंने पॉजिटिव पाई गई, जिसके कारण इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसे दवा का नाम तो कभी पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया गया तो आप जरूर याद रखिएगा। चले अगला प्रश्न देखिए। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीयों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है ना, जो एक, चूंकि मेलबोर्न कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, और वो एक सूची तैयार करता है जिसमें महान खिलाड़ियों को उनको मानद सदस्यता देता है जीवन भर की, जिसमें क्रिकेट में बड़ा योगदान दिया हो। तो इसमें जो जिन भारतीयों को मानद सदस्यता दी है वो हो जाएंगे 5 को दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। और 5 हैं कौन, 5 के नाम मैं लिख देता हूं। MS धोनी, सुरेश रैना, युवराज सिंह, झूलन गोस्वामी, महिलाएं, दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लिया इन्होंने महिलाओं में, गोस्वामी, झूलन गोस्वामी और मिताली राज। ये 5 जो भारतीय क्रिकेटरों हैं, मिताली राज, ये दोनों महिला हैं। इनको मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने आजीवन मानद सदस्यता इन लोगों को दिया है। 3 पुरुष खिलाड़ी, MS धोनी, सुरेश रैना, युवराज सिंह। सुरेश रैना को IPL मैन भी कहा जाता है ना, थला के नाम से भी जाना जाता है, और IPL के रन मशीन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। हाल ही में किसे पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना अब तो संन्यास ले लिया उन्होंने, खेलते नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। इसका सही जवाब हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की, बी सही जवाब। और ये जो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ध्यान है, इनको लिबर्टी मेडल भी USA के द्वारा दिया गया है, लिबर्टी मेडल भी दिया है, लिबर्टी मेडल USA द्वारा, है ना, ये याद रखिएगा। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और पोलैंड का जो सर्वश्रेष्ठ ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल दिया गया है, तो ये ऐसे ध्यान रखिएगा। पोलैंड को ही नीदरलैंड कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज देखें कि अभी फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन ऑफ ऑर्डर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही फिलहाल किसको किया गया है? शिवा नाडर, है ना, देखिए, सॉरी, किरण नाडर।
किरण नाडर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। किरण नादार को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या नाम है सर्वोच्च सम्मान? शेवेलियर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर कहा जाता है उसका। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के किन संस्थाओं का, ध्यान रखने का, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के किस निकाय या बोर्ड का सदस्य चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग या संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम, किसका चुना गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी। सही जवाब है उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी। इन सभी का क्या किया गया है? चुना गया है। क्या सही जवाब हो जाएगा? उपरोक्त सभी, इन सब का चुना गया है ना। आप ध्यान रखिएगा डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें ये जो संस्थाएं हैं जिनको ये चुना गया है, इनमें जो अगले 4-4 सालों के लिए हैं, इनमें 4 साल, इनमें 4 साल और इसमें 3 साल के लिए इसको चुना गया है। भारत को इसमें 3 साल के लिए चुना गया है। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 4 साल के लिए चलेगा। मादक पदार्थ रोकथाम के लिए 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 से 4 साल के लिए, 4 साल के लिए चुना गया। यह ध्यान रखिएगा। मादक पदार्थ रोकथाम विधेयक, सांख्यिकी आयोग में 1 जनवरी 2024 से 4 साल के लिए, 1 जनवरी 2024 से 4 साल के लिए इसमें चुना जाएगा। जबकि संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम के लिए जो इसको रखा गया है 3 साल के लिए, 1 जनवरी 2024 से, इसका भी जो होगा 1 जनवरी 2024 से 3 साल के लिए। इन तीनों संस्थाओं का अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखेंगे, सदस्य, बोर्ड में सदस्य चुना गया है 4 साल, 4 साल और 3 साल के। इन तीनों का याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। यूएनओ के 6 अंगों में से एक अंग है सामाजिक और आर्थिक परिषद। याद रखिएगा, सामाजिक और आर्थिक परिषद 6 अंगों में से एक अंग है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब डी है ना। तो इनमें याद रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। ये बात याद रखिएगा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और महासचिव कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो चलिए, ये इतनी सारी बातें लिख लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।